हिमाचल की एक भूली बिसरी घाटी में बसा गांव नील गांव। यहां तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं, सिर्फ एक कच्चा पहाड़ी रास्ता जाता है जो बरसात में अक्सर बंद हो जाता है। रितिका अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी। पीछे सीट पर एक पुराना बैग पड़ा था जिसमें उसके मामा की डायरी और कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। 8 साल हो गए मामा को गायब हुए और आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। गाड़ी गांव के बाहर एक टूटी फूटी सड़क पर आकर रुक गई। आगे रास्ता नहीं था। मैडम, यहीं से पैदल जाना पड़ेगा। मैं गाड़ी लेकर अंदर नहीं जाऊंगा इस गांव में। क्यों? बस मन नहीं करता। पिछली बार जब यहां एक सवारी छोड़ने गया था, रात होते होते पूरा गांव इतने सन्नाटे में डूब गया था कि लगा जैसे कोई सांस भी नहीं ले रहा। रितिका अकेली अपना बैग उठाकर पैदल गांव की तरफ बढ़ी। रास्ते में एक छोटी नदी थी जिसका पानी अजीब तरह से एकदम शांत और शीशे जैसा साफ था, जैसे उसमें लहर उठनी ही भूल गई हो। उसने बिना सोचे पानी में झांका। एक पल के लिए उसे लगा कि पानी में उसका अपना नहीं, कोई और चेहरा दिखा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, वहां सिर्फ उसका ही प्रतिबिंब था। थकान है बस, लंबा सफर था। उसने आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर पीछे मुड़कर नदी की तरफ देखा। पानी अब भी बिल्कुल स्थिर था, लेकिन उसे यकीन था कि अभी अभी सतह पर कुछ हिला था। गांव में घुसते ही रितिका को एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। घरों के दरवाजे बंद, गलियां सुनसान। सिर्फ एक बुजुर्ग औरत कमला अपने घर के बाहर बैठी दिखी। नमस्ते माताजी, मुझे थोड़े दिन रुकने के लिए जगह चाहिए थी। तू उन्हीं की तरह दिखती है। किन की तरह? कुछ नहीं बेटा, अंदर आ जा। बाहर ठीक नहीं रुकना चाहिए, खासकर शाम ढलने पर। कमला रितिका को अपने छोटे से घर में ले गई। घर के अंदर हर दीवार पर छोटे छोटे शीशे टंगे थे, कुछ टूटे हुए, कुछ काले कपड़े से ढके हुए। माताजी, ये शीशे सब ढके हुए क्यों हैं? पूछ मत बेटा, बस इतना समझ, रात को कभी भी किसी शीशे में या पानी में मत देखना, खासकर जब चांद ना दिखे आसमान में। रितिका ने अपना बैग खोला और मामा की डायरी निकाली। माताजी, मैं अपने मामा को ढूंढने आई हूँ। 8 साल पहले वो यहीं आए थे रिसर्च के सिलसिले में और कभी वापस नहीं लौटे। कमला का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। उसने डायरी को हाथ में लिया और उसके पन्ने पलटने लगी। ये लिखावट मैंने पहचानी है इसे। तेरा मामा वो आदमी था जिसने गांव के पुराने कुएं की तस्वीरें खींची थीं। आपको कैसे पता? क्योंकि उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ था। कमला ने रितिका को गांव के इतिहास के बारे में बताना शुरू किया, लेकिन टुकड़ों में, जैसे पूरी बात कहने से डरती हो। नीलगांव में एक पुराना कुआं है, गांव के बीचों बीच। सदियों पहले यहाँ के लोग मानते थे कि उस कुएं का पानी किसी और दुनिया से जुड़ा है। जो कोई अमावस्या की रात उस पानी में अपना चेहरा देख ले, उसका प्रतिबिंब उससे अलग हो जाता है। मतलब तेरा प्रतिबिंब जिंदा हो जाता है और वो असली तुझ जैसा दिखता है, तेरे जैसा बोलता है, लेकिन उसके अंदर कुछ और होता है, कुछ बहुत पुराना, बहुत भूखा। रितिका को यह सब किसी डरावनी कहानी जैसा लगा, लेकिन कमला की आंखों में डर सच्चा था। तेरे मामा ने उस कुएं की तस्वीरें खींची थीं रात के वक्त, अमावस्या पर। उस रात के बाद गांव के 3 और लोग गायब हुए और उसके बाद खुद तेरा मामा भी। वो 3 लोग कौन थे? एक बूढ़ा किसान, एक जवान लड़की जो शहर से पढ़ने आई थी छुट्टियों में, और मेरा अपना छोटा भाई। कमला की आवाज भर आई। रितिका ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन कोई शब्द नहीं मिले उसे कहने के लिए। अगली सुबह रितिका गांव के चौक की तरफ निकली, ये देखने की गांव वालों से और क्या जानकारी मिल सकती है। रास्ते में उसे एक जवान आदमी देवेश मिला, जो कुएं के पास बैठा कुछ बुदबुदा रहा था। नमस्ते, आप ठीक हैं? देवेश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। तुम कब आई यहाँ? कल रात। मैं अपने मामा को ढूंढने आई हूँ। यहाँ कोई किसी को नहीं ढूंढ पाता, यहाँ सिर्फ खुद को खोते हैं।
देवेश उठकर बिना कुछ और कहे चला गया। रितिका ने पीछे मुड़कर कुएं की तरफ देखा। गहरा, काला और एकदम शांत पानी। उसके मन में एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई, जैसे कोई उसे अंदर झांकने के लिए बुला रहा हो। उसने खुद को रोका और वहां से हट गई। गांव के दूसरे कोने में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला जो लकड़ियां चीर रहा था। उसने रितिका को देखकर काम रोक दिया। तू कमला के घर ठहरी है ना? सुन बेटा, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जा। क्यों? क्या हुआ है यहाँ? देवेश, वो पहले ऐसा नहीं था। बहुत हंसमुख लड़का था। 3 महीने पहले एक रात कुएं के पास गया था और जब लौटा कुछ बदल चुका था उसमें। रितिका के दिमाग में ये बात गहरे तक बैठ गई। अगर देवेश के साथ भी वैसा ही हुआ था जैसा उसके मामा के साथ। शाम को कमला के घर लौटते हुए रितिका ने डायरी के आखिरी पन्ने पढ़े जो उसने अब तक नहीं पढ़े थे। आज कुएं में मैंने अपनी तस्वीर खींची, लेकिन जब मैंने फोटो देखी उसमें मेरा प्रतिबिंब कैमरे की तरफ नहीं, मेरी तरफ देख रहा था। मुझे लगता है यहां से निकलना जरूरी है, लेकिन कुछ है जो मुझे रोक रहा है, जैसे कोई मुझसे कुछ कह रहा हो, बहुत धीरे से, हर रात। डायरी के अगले पन्ने पर लिखावट कांपती हुई टूटी फूटी हो गई थी, जैसे बहुत जल्दी में लिखी गई हो। अगर कभी कोई मेरी तलाश में यहां आए, कुएं के पास मत जाना। जो भी आवाज दे, चाहे वो कितनी भी अपनी क्यों ना लगे, पीछे मुड़कर मत देखना। रितिका ने डायरी बंद कर दी। हाथ कांप रहे थे। तभी उसे खिड़की के बाहर से एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रितिका, इधर आओ। रितिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांका। कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और दूर कहीं कुएं की दिशा से आती एक हल्की सी टिमटिमाती रोशनी। खिड़की बंद कर बेटा, अभी तुरंत। कमला ने भागकर खिड़की बंद कर दी और उस पर काला कपड़ा डाल दिया। ये वैसे ही शुरू हुआ था तेरे मामा के साथ। पहले आवाजें, फिर कमला की बात अधूरी रह गई, क्योंकि तभी घर की बत्ती बिना किसी वजह के बुझ गई। अंधेरे में कमला ने जल्दी से एक दिया जलाया। उसकी टिमटिमाती रोशनी में उसका चेहरा और डरावना लग रहा था। सुन, एक बात बताती हूँ जो मैंने अब तक किसी को नहीं बताई। जो लोग गायब होते हैं वो पूरी तरह गायब नहीं होते। उनका प्रतिबिंब उनकी जगह ले लेता है और असली इंसान कुएं के अंदर उस दूसरी दुनिया में कैद हो जाता है। तो मेरे मामा? अगर वो अभी तक कुएं के अंदर है तो शायद अभी भी जिंदा हो। रितिका के चेहरे पर एक नई उम्मीद और एक नया डर दोनों एक साथ उभर आए। तो मुझे उस कुएं के अंदर जाना होगा। पागल हो गई है क्या? आज तक जो वहां गया कभी वापस नहीं आया। मेरे मामा गए माताजी, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। अगर तुझे जाना ही है तो एक बात याद रख, कुएं के पानी में अपनी परछाई मत देखना। जो भी आवाज दे, चाहे वो कितनी भी अपनी लगे, जवाब मत देना। और अपने साथ ये रख। कमला ने अपने गले से एक पुराना ताबीज उतारकर रितिका को दे दिया। ये मेरे भाई का था, शायद इससे थोड़ी मदद मिले। उसी रात गांव के दूसरी तरफ देवेश अकेला कुएं की मुंडेर पर बैठा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखें कुएं के अंदर के अंधेरे पर टिकी थीं। बहुत साल हो गए, अब बारी है। कुएं का पानी अचानक हल्के से हिलने लगा, बिना किसी हवा के, बिना किसी वजह के। पानी की सतह पर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। कमला के घर में रितिका चुपचाप अपना बैग तैयार कर रही थी, टॉर्च, रस्सी और मामा की डायरी। उसने तय कर लिया था कि आधी रात को जब कमला सो जाएगी वो कुएं की तरफ निकलेगी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे रितिका दबे पांव घर से निकली। बाहर हवा एकदम स्थिर थी, जैसे पूरा गांव सांस रोके बैठा हो। देवेश धीरे धीरे मुंडेर से उठ खड़ा हुआ। उसकी काली आंखें रितिका पर टिकी थीं। उसके पीछे कुएं का पानी अब तेजी से ऊपर उठने लगा था, जैसे कोई नीचे से उसे धकेल रहा हो।
तू भी उसी की तरह दिखती है। अंदर आजा रितिका, हम बहुत दिनों से तेरा इंतजार कर रहे हैं। रितिका ने कांपते हाथों से कमला का दिया हुआ ताबीज कसकर पकड़ लिया। उसे लगा जैसे उसकी हथेली में एक हल्की सी गर्माहट फैल गई हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही, मैं अपने मामा को वापस ले जाने आई हूँ। कुएं का पानी अब मुंडेर तक पहुंच चुका था और उसकी सतह पर सैकड़ों धुंधले चेहरे उभर डूब रहे थे, जैसे उन सभी की जो कभी इस गांव से गायब हुए थे। रितिका ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन खुद पानी में बदलने लगी थी। गांव के दूसरे छोर पर कमला की नींद अचानक टूटी। उसने देखा रितिका का कमरा खाली था। वो घबराकर बाहर भागी और दूर कुएं की दिशा से आती एक तेज चीख सुनकर उसके पैर वहीं रुक गए। हे भगवान, वो कुएं तक पहुंच गई। कमला जितनी तेजी से भाग सकती थी कुएं की तरफ दौड़ी, लेकिन जब वो वहां पहुंची, कुआं बिल्कुल शांत था। पानी फिर से शीशे जैसा स्थिर हो चुका था। देवेश की मुंडेर पर मौजूदगी का कोई निशान नहीं था और रितिका भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। कमला ने कांपते हाथों से पानी की सतह की तरफ टॉर्च की रोशनी डाली। पानी के बहुत नीचे धुंधला सा उसे एक हाथ हिलता हुआ नजर आया, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। आखिर क्या हुआ रितिका के मामा के साथ इतने सालों तक कुएं के अंदर? क्या रितिका खुद भी उसी दूसरी दुनिया में कैद हो गई, या वो अब भी वहां से लड़ रही है? और देवेश असल में कौन है, या क्या बन चुका है? इन सवालों के जवाब के लिए जुड़े रहिए नीलगांव के अगले भाग में।